वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और कुछ मौजू ऐसे मेरे प्रोग्राम में डिस्कस होते हैं जिनसे इमोशनली मैं बहुत जो हूँ अटैच होती हूँ, या मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उन पर बात करते हुए। क्यों ना कहूँ, जब हम जिन्स की बात करते हैं तो वो वैसे ही एक अटैचमेंट आपकी जुड़ जाती है। हम पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं तो उस वक्त भी सिर्फ हंसी आती है कि ये कौन सा हक़ है जिस पर हम बात कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा जो चीज़ जिस पर तमस्खर किया जाता है या जिसका मजाक उड़ाया जाता है या जिसको बिल्कुल कोई हैसियत नहीं जाती, वो है यहाँ पर हमारे मुल्क में पाकिस्तान में विमेंस राइट, औरतों के हुकूक़ या ख़वातीन के हुकूक़। इस पर तो अगर बात भी की जाए, अगर इस पर कोई बिल भी पास किया जाए तो उस पर इतना शोर शराबा होता है। वही जो हमारे महरम हैं, वही जो हमारे सरों पर हाथ रखते हैं, वही जिनके साए तले हम अपने आप को महफूज समझते हैं, जो हमारे अपने हैं, हमारे प्यारे हैं, जिनके साए तले हम रहना चाहते हैं, वही फिर आवाज़ें उठाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये कमज़ोर ज़ात है, इसको क्यों हक़ दिया जा रहा है, इसके हक़ की तो बात ही ना की जाए। ये तो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, घर संभालने के लिए, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। ये एक सोच है जो हमारे माशरे में बहुत हद तक मौजूद है। मैं यहाँ ना अमीरी की बात कर रही हूँ, मैं ना यहाँ गरीबी की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ माइंड सेट की, उन लोगों की जिनकी सोच गरीब है, जो इंसान को इंसान नहीं समझते। और अगर सामने औरत ज़ात हो तो वो ये समझते हैं कि वो अगर 3 बार हाँ करके मेरे निकाह में आ गई है तो अब मैं आया इसके साथ जुल्म करूँ, इसको मारूँ पीटूँ, मैं जो भी करूँ, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहे इसके साथ कर सकता हूँ। ऐसा हम क्यों करते हैं? हम इस दुनिया में आए तो एक औरत की वजह से आए। ये रब की दी हुई नेमत है, ये रब की दी हुई एक सादत है जो एक औरत को हासिल होती है। तो हमारे मर्द, हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद मुआशरा है, वो ये क्यों भूल जाता है कि अगर हम इस औरत को थोड़ी सी इज़्ज़त देंगे तो ये कहीं ज़्यादा हमें ताज़ीम देगी और हमारी इज़्ज़त करेगी। आज एक ऐसा ही केस मेरे पास मौजूद है, जो शायद एक अकेली औरत होती तो वो कमज़ोर होती, लेकिन वो माँ है इसलिए वो बहुत मजबूत है और वो लड़ भी रही है, वो अदालतों के धक्के भी खा रही है। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी ज़िंदगी में लियाकत भाई जैसे लोग आए हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। और जहाँ मुआशरे में मर्दों का एक रूप ऐसा है जो औरत को पैर की जूती समझता है, जो ये कहता है इसके पैर में चप्पल डालेंगे तो ये सर पे बैठ जाएगी, वहीं ऐसे भी मर्द मौजूद हैं जो औरतों का साथ देते हैं और उनको हक़ दिलाने के लिए पेश हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लियाकत भाई और ये एक बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं। मैं हमेशा इनको मुबारकबाद भी देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये वो मर्द हैं, एक अल्लाह का बहुत शुक्र है आप जैसे लोग हैं हमारे घरों में जो बाप भाई हैं। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो यकीनन मैं अपने फादर की वजह से, अपने भाई की सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो लेकिन ये जो जहनी बीमारी है हमारे मर्दों में, रखते भाई आपने इतने केसेस किए हैं, इसकी वजह क्या है? क्यों हम इस पसमानदगी का शिकार हैं, जहनी पसमानदगी का? लेकिन बात यह है कि मर्द जो है अपने आप को बरतर समझता है और औरत को कमतर समझता है। और जब ये चीज़ इंसान के जहन में आती है तो उसका इंसान का जहन ख़राब होता है। अगर हम अपने ज़िम्मेदारियों का एहसास करें, अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है उसको हम समझें, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है नहीं हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि आए दिन हम देखते हैं कि एक घर का मसला नहीं, बेशुमार जो ना हर घर का ये मसला है। हर घर के अंदर जो है यही शिकायत है, शोहर की तरफ से जो ना बीवी को मारपीट करना, खर्चा देना, उसको रिस्पेक्ट नहीं देना। आए दिन जो है ना यही शिकायतें हमारे पास आती हैं और आए दिन हम देखते हैं कि ये केसेस हमारे पास अब दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। इनको अभी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है। एक मर्द की, एक भाई की या एक बहन की या एक शोहर की जो ज़िम्मेदारी बनती है, तो वो जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और उसको समझते हुए उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो यकीनन जो है ना फिर हमारे घर भी बच सकते हैं। जो बिगाड़ आए दिन पैदा हो रहा है, जो इख्तलाफात जो है ना, लेकिन ये है ना कि इन इख्तलाफात को रोकने के लिए जो है ना हमें कोशिश नहीं करते हम लोग जो है ना। और हम जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसको इतनी बातों का बतंगड़ बना देते हैं। या अगर आपको वालदा ने बीवी की शिकायत की या बहन ने जो है ना अपनी आपकी बीवी की शिकायत की, आपकी बीवी की शिकायत की, तो हम उसको बजाय बात को सुनने समझने के हम जो एकदम हैपर हो जाते हैं और या हाथ छोड़ देते हैं या फिर अपना घर ख़राब कर लेते हैं या फिर जो है ना हम तलाक दे देते हैं। तो इससे ये होता है कि आपका घर तो ख़राब होता है, आपका ज़हनी सुकून भी ख़त्म होता है और साथ साथ जो है ना आप एक परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और दुश्मनी अलग से आपकी बन जाती हैं। ठीक है। और एक लिटिगेशन का सिलसिला अलग से होता है।
जब साफ ज़रे अगर आप अपनी बीवी को बगैर किसी वजह के तलाक देंगे या बगैर किसी वजह के उसको घर से निकालेंगे तो उसने क्या करना है, उसने जो अपने उसके जो राइट्स हैं वो तो अपने मांगेगी जो ना। मर्द के एक अलग राइट्स हैं, औरत के अलग राइट्स हैं। जब आप उस बीवी को उसके राइट्स नहीं देंगे तो यकीनन उसको कानून उस बात की इजाज़त देता है कि आप उसका जो ना वो हक नहीं देंगे तो वो हक ले सकती है। राइट। अच्छा, आज हम हुकूक पे भी बात करेंगे, जहाँ लियाकत साहब ने बड़ी अच्छी बात की, यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फेल अगर किसी का गलत है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको अपने सिमत को दुरुस्त करना होगा। इसी तरह अगर हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं तो मैं ये ज़रूर बरमला इस बात का इजहार करूँगी कि हमारे मुआशरे में अक्सर ऐसा भी होता है कि एक औरत ही दूसरी औरत के घर को बर्बाद करने का सबब बनती है। जब एक घर में एक शौहर अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा होता है या उसको मार रहा होता है तो सास उठ के क्यों नहीं उसके सामने खड़ी हो जाती। शायद बीवी पर हाथ उठाते हुए तो वो एक बार भी ना सोचता हो, लेकिन माँ के सामने कम अज़ कम वो अपनी आवाज़ भी ऊँची करते वक्त, अगर कोई गैरतमंद इंसान होगा, अगर उसकी बेहतर तरबियत हुई होगी तो वो ये ज़रूर सोचेगा कि नहीं, मैं अपनी माँ के सामने ये हरकत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर औरत का किरदार भी बड़ा अहम है। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं और ये हिम्मत कर रही हैं अपने बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए। मर्द का बहुत प्रेशर भी है, सो कॉल जो इनका हस्बैंड है जिनके निकाह में ये मौजूद हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं जो इनको दरपेश हैं और इनके राइट्स क्या क्या हैं जिनके लिए आवाज़ उठा सकती हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मेरे राइट्स क्या हैं, आपको भी नहीं पता। आज हम ये तमाम चीज़ें जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है सूफिया बेगम। अस्सलाम वालेकुम सूफिया, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि इस मुआशरे में रहते हुए, इस घुटन के माहौल में रहते हुए, उस एक मर्द के जुल्म सहते हुए आप निकली उस माहौल से। और मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि औरत बागी हो जाए या औरत बगावत करे या औरत मर्द के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, लेकिन जब इस तरह के मर्द हों जिनका हाथ सर की जगह आपके गले तक आ जाए, फिर वहाँ तो आपको खड़ा होना ही पड़ता है अपने बच्चों की खातिर। तो मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करूँगी कि आप इतनी हिम्मत करिए। क्या हुआ था जो आप यहाँ तक पहुँच गई? 2011 में, मतलब कि मेरे मियाँ मार पिटाई, जब से शादी हुई है, शादी को कितना अर्सा हो गया? 18 साल होने। 18 साल। कितने बच्चे आप? मेरे 7 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ी, बच्चे मेरे स्कूल पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ा रही लिखा रही हैं। जी हाँ। और घर पे मार पिटाई करना और सास ससुर के कहने पे मतलब झगड़ा करना घर पे। शुरू से ऐसे? शुरू से ही ऐसे थे, लेकिन मैंने उनके साथ गुजारा किया है क्योंकि जाहिर है जिस माशरे में हम रहते हैं, आपने जैसे कहा है, तो उस तरह से तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है कि भाई चलो बच्चे हैं तो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, मत सही हो जाए, ठीक हो जाए। 7 बच्चों के बाद भी कोई मतलब नहीं, वही है जिस तरह से था इसी तरह से चल रहा था। बस ये कि मारता है पीटता है, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। जिसका हाथ उठ गया एक बार, वो तो फिर वो कहते ना शेर हो जाता है। ये कौन सी ये बहादुरी कौन सी है कि आपने एक औरत कमजोर जाए बाहर जाके लड़े, मर्दों से लड़े जाके, एक कमजोर औरत पर हाथ उठाना, ये कौन सी हिम्मत जुर्रत का काम है? यकीनन ये एक काबिल अफसोसनाक बात है। इसको नहीं, अपने शोहर को, बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको कोई उससे शिकायत है तो आप उसको समझाएं, उस शिकायत को दूर करने की कोशिश करें। देखिए, हम इसकी तो बात कर रहे हैं कि ये तो है घर घर का मसला है, लेकिन इस तरह के और बेशुमार वाक़यात हो रहे हैं। अभी मैं एक इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक केस आपको मैं दूंगा। औरंगी टाउन के अंदर जो है ना 3 बच्चों का मर्डर हुआ। उसके अंदर देखें इत्माद किया उन लोगों ने, जो है ना एक पकवान सेंटर के ऊपर एक बच्चा उन्होंने रखा, जो है ना उसको घर में आना जाना, उसको खाना खिलाना, नमक खाना। इंसान किसी के घर का नमक भी खाता है ना तो उसकी भी पासदारी करता है जो ना। तो शरीफ साहब हैं, उनके 3 बच्चे थे जो ना, तो उनके बराबर में कोई दुकान बिक रही थी, तो वो उनके घर में कोई पैसे रखे हुए, तो चोरी की नियत से गया और 3 बच्चों को जाके उसने जो ना उसको मर्डर किया और आज उसकी डेट भी है। तो ये कोई नया वाक़ा नहीं है, बेशुमार हमारे जो मीडिया में बहुत कवरेज भी मिली। बिल्कुल, और ये इंशाल्लाह आप लेकर आएंगे तो हम उनसे डिस्कस करेंगे। पूरे जो स्टोरी है आपको डिस्कस करेंगे, उस फैमिली से मैं आपको मिलवाऊंगा। तो मामला ये है कि ये तमाम चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप मुलाजिम रखते हैं उसके ऊपर नज़र रखनी है, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाथ उठाने की तरह ये तो हो रहा है, आए दिन हो रहा है जो ना। लेकिन क्या है कि ख़वातीन बर्दाश्त करती हैं वालिदैन की इज़्ज़त की खातिर, बहन भाइयों की इज़्ज़त की खातिर, जो ना ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर, जो ना एक शादी हुई है, एक रिश्ता हम ख़त्म नहीं करना चाहते, औरत रहना चाहती है, मर्द उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। हाँ, अब इन्होंने जिस तरह का आप देखें माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको 7 औलादें दी, 7 औलादों से नवाजा इनको।
अब वो एक औरत जो है, जो अपने घर में बैठी है, एक मान से बैठी है, ख़ानदान में उसकी एक इज़्ज़त है, वो ये कैसे सोच सकती है कि मैं अपने बच्चों को उठाऊं और मैं जाकर अपनी माँ के घर चली जाऊं। एक लड़की शादी से पहले जब अपने माँ बाप के घर में रहती है तो उसकी इज़्ज़त, उसकी वो तमाम चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन जब वो अल्लाह ना करे वो उसको तलाक हो जाए, वो खुला ले ले, या अल्लाह ना करे उसका शौहर जिस दुनिया से चला जाए, जब वो वापस आती है तो वही लोग बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, बदल भी जाते हैं। और मुआशरे के लोग बड़ा गलत समझते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद लड़की गलत है, इस वजह से उसकी डाइवोर्स होगी या खुला होगी। ये नहीं देखते लोग है ना कि जिस फैमिली के अंदर उसकी शादी की गई तो उनका किरदार कैसा था और ये कैसे लोग हैं ना, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई मर्द शादी करता है कोई औरत के साथ, उसकी इज़्ज़त है, अब उस शादी को निभाएं। अगर आप नहीं कर सकते, घर नहीं निभा सकते, तो आप कम से कम नहीं करें शादी जो है। या अगर आप जो है ना कहीं शादी करने जा रहे हैं तो आप पूरी मालूमात करें उस फैमिली के बारे में, लड़की वाले मालूमात करें। उसके बाद अगर आप मालूमात करके रिश्ता करते हैं फिर उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। सही। फिर जो एक मर्द की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औरत को चार दीवारी के अंदर रखे, उसको इज्जत एहतराम दे, उसको नान नफ़का प्रोवाइड करे, अपने बच्चों का इलाज मुआवजा कराए, बीवी का इलाज मुआवजा कराए, उसको वालिदैन से मिलवाए, उसके ससुराल की या लड़की के जो रिलेटिव हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उन सब की इज्जत करे। ये उसके शौहर की जिम्मेदारी। अच्छा, इनकी क्या कानूनी कोई हैसियत है? ये जो आपने चीजें तो गिनवाई, क्योंकि कुछ लोग हैं वो माँ बाप से नहीं मिलने देते, वो नान नफ़का नहीं देते, वो दो वक्त की रोटी देकर अपने आप को बहुत समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनका राइट है जो है ना, वो बिल्कुल उसको मिलवाएं, उसके वालिदैन से मिलवाएं। उनकी बेटी है, साहब जरूर उसके रिश्तेदारों से मिलने के लिए आएंगे, बहन भाइयों से मिलने के लिए आएंगे। क्या आप एक शादी करके लेके आ गए, आपने उसके साथ निकाह किया, आप उसको पाबंदी लगा दी कि आप ना कहीं जा सकती हो, ना किससे मिल सकती हो, ना किसी की खुशी गमी में जा सकती हो, ये तो गलत बात है ना। ये तो इखलाकी तौर पे भी हमारा फर्ज बनता है। अच्छा, अभी जिस तरह इन्होंने ये तमाम चीज़ें कहीं कि ये चीज़ें हैं, ये एक शौहर की जिम्मेदारी बनती है कि जब उसने एक औरत को निकाह में लिया है तो वो इन चीज़ों को पूरा करे। आपके शौहर जो हैं वो ये सब चीज़ें आपके लिए पूरी करते थे? नहीं करते थे। मैं शुरू से कपड़े सिलाई करती थी। अच्छा। हाँ, तो मैं बस गुजारा करती थी अपने घर का, आज भी उसी तरह से कर रही हूँ। अब अच्छा, हालांकि आपने बताया कि वो एक अच्छे इदारे में काम अच्छे इदारे में, मजबूत इदारे में, मतलब धमकियाँ भी देते हैं मुझे उसके इदारे। क्या धमकियाँ देते हैं? क्या मैं इस तरह से कर दूंगा, मैं आपको ख्वार करूंगा, मतलब जो कुछ उनके मुंह में आता है वो इस तरह से। तुमने मुझे ख्वार ही कर दिया, मुझे ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह से धक्के खाती रहोगी कोर्ट के, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ओके, चलिए, आप तो किसी और की बेटी है ना, तो चलो इंसान थोड़ा हो जाता है, ये मैं सोच की बात करी, ये भी सोचनी होनी चाहिए। लेकिन जो उनकी अपनी खुद की औलादें हैं उनका भी नान नफ़का पूरा नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे। 2011 से मेरा केस चल रहा है, मेरे को नहीं मिला इंसाफ अभी तक। अच्छा, तो फिर आप कैसे घर चलाती हैं अपना? सिलाई से आपका घर पूरा चल जाता है? सिलाई कर लेती हूँ, और छोटी बेटी मेरी मदरसा भी पढ़ा लेती थी, अब नहीं पढ़ा रही है। तो पढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी अब क्लासें बढ़ी हैं, तो इस वजह से काफ़ी टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा। हाँ, इधर केस की वजह से भी परेशान हूँ कि 2011 से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, कुछ हक नहीं मिला। मैं तो अपना बच्चों का हक मांग रही हूँ ना, मैं अपना हक मांग रही हूँ ना। ठीक है, वो मेरा मियाँ है, मैं उसके निकाह में हूँ ना, उसके बच्चों के साथ बैठी हूँ, तो क्यों नहीं देते मुझे मेरा हक? अच्छा, तो अब उन्होंने आपको छोड़कर, अभी आप उनके निकाह में हैं, आपने उनसे कोई खुला या तलाक ऐसा मामला नहीं हुआ, उन्होंने अब दूसरी शादी कर ली? हाँ, दूसरी शादी की है, 2 बच्चे हैं। ओके, तो उनके साथ भी ऐसा ही करते हैं? उनके साथ ठीक है? उनके साथ वो कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ। उनके साथ वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, सही। अच्छा, ये वाला जो मामला है, इसमें एक बताएं, एक तो ये कि हमारे यहाँ मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं, ये क्या हमारा कानून क्या कहता है? एक तो यहाँ पर इजाज़त लेनी, और ये वो भी एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि इजाज़त लेनी। आपको बताया था उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं। आपको बाद में पता चला? मुझे बाद में पता। अच्छा, यहाँ पर औरत की क्या हैसियत है? देखिए, बिल्कुल उसको दूसरी शादी करने से पहले इनसे परमिशन लेनी चाहिए थी। ठीक है। अब मे भी शायद उन्होंने कोई धोखे से इनसे लिखवाया हो या उन्होंने कोई हासिल की हो, ये चीज़ तो खैर मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये इन्होंने बताया था कि दूसरी शादी, क्योंकि इससे पहले ना मेरे से पहले ये केस किसी और के पास था जो ना। अच्छा, ठीक है। मेरे पास रिसेंटली 15-20 दिन से जो है ये आए हैं, क्योंकि उस वक्त आए हैं जब इनका ये केस फैमिली कोर्ट में चल रहा था, वहाँ से ये केस हारे हैं। और हारने के बाद जो है ना, अब उसकी मैंने अपील फाइल की है। अब नए सिरे से जो है ना, जो भी उसमें एरर थे, जो है ना, जो हमारी डिस्कशन करनी थी, हमने जो है ना फिर अपील के अंदर जो इतराज़ात हमारे बनते थे वो हमने उसमें उठाए हैं। आज भी इनका केस लगा हुआ था, उसके अंदर उनको नोटिस जारी हुए हैं, और मुझे उम्मीद है क्योंकि कोर्ट ने जो आर्डर किया है ना, वो बहुत कम खर्चे का आर्डर किया है। ठीक है। और उसके अंदर इनका गुजारा बहुत मुश्किल है, तो उस आर्डर को हमने चैलेंज किया है।
और इंशाल्लाह इनको मिलेगा। लेकिन जहाँ तक परमिशन का तो बिल्कुल है। अच्छा। कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करता है तो अपनी पहली बीवी से जो है ना परमिशन लेगा। अच्छा। यूनियन काउंसिल में एप्लीकेशन देगा, वो उसको नोटिस करेगी उसकी मिसेस को, वो दोनों की जो है ना इजाज़त होगी तो उसको परमिशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अच्छा, लेकिन अगर तब ऐसे कितने घर होंगे जहाँ पर मर्दों ने शादी की है छुपके, औरतों को पता ही नहीं है। यहाँ कुछ तो ऐसे है कि इतनी सालों सालों तक ये चीज़ चलती है, पता ही नहीं चलती। लेकिन बात ये तो ये गैर कानूनी हुआ। बिल्कुल उसने गैर कानूनी तौर पे किया, लेकिन मामला ये है यहाँ पे आपने देखा यहाँ जहाँ दूसरे कवानीन हमारे पास मौजूद हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। यहाँ तो आपकी यूनियन काउंसिल बनी हुई है, वहाँ सेक्रेटरी नहीं बैठते। हाँ। वहाँ लोगों को पता ही नहीं है जो है वहाँ, हालांकि वहाँ पे एक मुसालती कमेटी बनी हुई है। हाँ। कोई कंप्लेन हो, यहाँ आप एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए धक्के खाते हैं आप। हाँ, बिल्कुल। तो बाकी चीज़ें आप जो है ना उनसे क्या जाके इंसाफ लेंगे। हाँ, राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब आपको पता होगा कि मैं आराम से कानून की धज्जियाँ उड़ा दूँ, मुझे कौन पूछेगा, मुझे कौन पकड़ेगा, तो फिर ऐसे ही हालात होंगे। विमेन राइट्स के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर मेरा हक क्या है, मैं आवाज़ उठाऊं तो किस बात पर उठाऊं। इस पर मज़ीद बात होगी, मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज हम विमेन राइट्स के हवाले से बात करें कि आखिर ये जो हमारी ख़वातीन हैं इनके हुकूक क्या हैं, और इस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हमें पता तो हो, जब हमें पता होता है तो फिर हम उस चीज़ पर अमल करने की भी कोशिश जो है वो कर पाते हैं, और जब हमारे पास सपोर्ट हो तो फिर माहौल ही मुख्तलिफ हो जाता है। सूफिया साहिबा मौजूद हैं जिनका केस इस वक्त मौजूद है, और वो उसमें इनकी मुख्तलिफ हियरिंग्स चल रही हैं कि मेंटेनेंस इन्होंने केस दायर किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आज हम ख़वातीन के हुकूक की बात करें, आपने पहली बात की कि अगर शौहर जो है वो दूसरी शादी करता है तो ये ज़रूरी है, कानूनी हैसियत है इसकी कि आप अपनी पहली बीवी से इजाज़त लें, और अगर बग़ैर इजाज़त किया है तो वो गैर कानूनी है। किसी मौके पर औरत को पता चल जाए तो क्या वो उसके खिलाफ कोई एक्शन दे सकती है? You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. की गई, और उसके बाद उनने कुछ चीज़ें उन्होंने कहा जी हमने इसको दे दी हैं, जब एक निकाहनामे में लिखा हुआ है कि नहीं दी हैं, दूसरे में लिखा हुआ है दी हैं। इसके ऊपर बाकायदा एविडेंस चलती रही, कोर्ट ने काजी को बुलाया, उसकी एविडेंस हुई, फिर फाइनल जजमेंट आया। उस फाइनल जजमेंट के अंदर जो है ना कोर्ट ने जो खर्चे का आर्डर किया है वो कम किया है, ठीक है। उससे हमें इख्तिलाफ है कि ये खर्चा बहुत कम है। 500 रुपये इनके किए, बाकी जो बच्चों का खर्चा था वो हज़ार रुपये किया उसने जो है। 500 रुपये इनका जो ना, अब उसको हमने जो है ना मे बी वट एवर जो भी उसमें रीज़न थे, या उसको सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया, या सही तरीके से जो है उसको लिया नहीं गया, बहरहाल उस आर्डर को हमने चैलेंज किया है, हमारी अपील उसमें चल रही है। उसके अंदर उनको नोटिस गए हैं, अब उनका जवाब आ जाएगा तो जो जो पॉइंट्स हमारे हैं वो हम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर हम रखेंगे, और मुझे उम्मीद है वहाँ से हमारा जो एक खर्चे वाला मसला है ये हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हर तरह से जो है इनको दबाने की कोशिश की है, जेल निकाहनामा बनाया। हाँ, आपने इनका कहा, मैं सॉरी आपकी बात मैंने कहा, लेकिन मैं ये चीज़ समझना चाहती हूँ, इनका आपने कहा 500 रुपये, बच्चों का 1000 रुपये, तो टोटल 7 बच्चे हैं, और ये तो 7500 रुपये इस तरह बनता है। 7500 रुपये में तो शायद जो आप
आटा चीनी चावल भी पूरा नहीं आता, इनके एक बच्चे के जो है ना तालीम के खर्चात भी नहीं है, एक बच्चे का खर्चा भी नहीं है डेली का जो ना एक शख्स का डेली का अगर कम से कम भी खर्चा करे 1000 रुपए खर्चा होता है जो शख्स घर से निकला। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या मामला होता है कि अगर एक शख्स है वो कमा ही थोड़ा रहा है, फिर उसने उसकी क्या इनकम को देखकर जो है कोर्ट फैसला करती है, या ये एक फिक्स चीज है जो उसको देनी है? सोर्स ऑफ इनकम तो उसकी है, उसकी आप देखें ना तकरीबन कुछ 50-60 हज़ार रुपये वो ले रहा है, और उस पर बाकायदा जो है ना अगर उसके ऊपर वकील साहब बात करते हैं तो उसकी सैलरी वहाँ से मंगवाई जा सकती थी, उसकी डिटेल वहाँ से मंगवाई जा सकती थी, एक एप्लीकेशन से उसका जो अकाउंट नंबर है उससे पता किया जा सकता था। वो थोड़ी सी एफर्ट्स करने की जरूरत थी, पॉइंट आउट करने की जरूरत थी जो ना, लेकिन अब उनने क्या वहाँ पे अपनी स्लिप शो की है सैलरी की, या क्या सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है उसका नहीं पता। बहरहाल यह है कि जो हमारे थे मामला हम लेके गए हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वहाँ से हो जाएगा, खर्चा भी इनका बढ़ जाएगा, और जो इनका अकॉर्डिंग टू लॉ बनता है बच्चों का, हमने पूरी डिटेल दी है कि एक बच्चे के कितना खर्चा है, वालदा का कितना खर्चा है, बच्चे की तालीम के कितने खर्च आते हैं, इलाज मुआवजे कितने, पूरा हमने शेड्यूल बना के दिया कोर्ट को जब उस शेड्यूल के मुताबिक ही इंशाल्लाह इनको मिलेगा। अच्छा, अगर यहाँ एक और भी मामला आता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो औरत को इस लेवल पर आकर परेशान कर रहे होते हैं कि वो खुद खुला दायर कर दे, ताकि ये जो हक महर और ये सारे मामला, नहीं मैं आपसे वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ कि जिसमें आई थिंक ये होता है कि उसमें वो ये चाहते हैं कि ताकि हक महर ना दिया जाए या और बाकी मामला, क्योंकि फिर उसमें औरत जो है वो कल्प्रिट हो जाती है ना कि उसने खुद खुला लिया है, मर्द ने नहीं दी उसको तलाक। तो ये जो दोनों सिचुएशन है इसमें औरत के क्या राइट्स हैं? अगर उसने खुला लिया तो उसे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, और अगर शौहर ने उसे तलाक दी तब औरत के क्या राइट्स? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि देखें अगर शौहर तलाक देता है, उसके अंदर निकाहनामे के अंदर उसने शर्तें लिखी दी, हक महर उसने बिलफर्ज 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, या और भी कुछ शराइत लिखी हुई है, अगर शौहर तलाक देगा तो वो तमाम चीज़ें उसको देनी पड़ेंगी दोनों। ठीक है। अगर औरत खुला लेगी, उसमें खुला लेने के भी कुछ रीजंस होते हैं, तलाक देने के भी रीज़न, तलाक बिलफर्ज एक मर्द तलाक देता है कि मेरी औरत जो है ना मेरी रेस्पेक्ट नहीं करती, मेरा कहना नहीं मानती, मेरे वालिदैन की इज्जत नहीं करती, या वट एवर जो भी रीज़न है, ठीक है। इसी तरह वो उसको बेस बना के, या मेरी ज़हनी हामिगी नहीं है, या मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, वो एक डिवोर्स दे देता है। अब इसी तरह औरत भी अगर जो है ना कोर्ट में जाती है खुला लेने के लिए, तो उसको कुछ चीज़ें वहाँ उस पर जो एलिगेशन उसको कुछ ना कुछ लगाने पड़ते हैं। उस इन सूरतों में औरत खुला ले सकती है अगर शौहर छोड़ के चला गया है 2-3 साल से, उसका कुछ पता नहीं है, शौहर खर्चा नहीं देता है, मारपीट करता है और हक के ज़ौजियत अदा नहीं करता है, वो भी कोर्ट से मांग सकती है, और तशद्दुद करता है। ये तमाम चीज़ें जो ना औरत ये करती है, फिर करेगी, उसके बाद जो ना फिर वो खुला उसको मिलती है, ठीक है। वो जो एलिगेशन उसके ऊपर लगाएगी, वो दावा फाइल करेगी, उसके बाद जो है ना जवाब दावा वहाँ से आएगा, फिर दोनों मियाँ बीवी की जो है एक मुसालत की पेशी होती है, जैसा आप दोनों से पूछता है कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, दोनों मियाँ बीवी को सुनने के बाद फिर उसका वो फैसला करता है दोनों। उसमें कुछ रीज़न देने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ जो है कोर्ट फौरी तौर पे जो है ना वो आपको खुला ग्रांट कर देगी, फिर वो उस बात को कंफर्म भी करती है। अगर वो हाजिर होता है तो कंफर्म करेगी, नहीं हाजिर होगा उसके बाद जो है ना वो एकतरफा डिग्री जो है ना जारी कर देगी। ओके राइट, तो मतलब इसकी कोर्ट की भी यही कोशिश होती है कि किसी तरह जो है अगर कोई ख़ास रीज़न है तब डिक्लेयर किया जाए, अदरवाइज़ जो है वो उस रिश्ते को जोड़ ही दिया जाए। लेकिन जब दिलों में फ़र्क आ जाए, जब रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए, फिर वो कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जो दोबारा उन दिलों को मिला सके या उनको जोड़ा जा सके। कुछ कानूनी हैसियत मैं जानना चाहती हूँ, मुझे बीवी से भी कुछ बातें करनी है, लेकिन ये बताएं कि आपने कहा तलाक में तो ये ऑप्शन होता है, खुला में फिर जो चीज़ें निकाहनामा में मौजूद होती हैं, जिस तरह हक महर है या कोई और हैसियत उन्होंने ली हुई है, तो वो फिर डिसमिस हो जाता है? वो तमाम चीज़ें जो है ना लड़की को माफ़ करनी पड़ती हैं। अगर वो ले चुकी है, ठीक है, ले चुकी है तो कोर्ट उसको वापस करवाएगी। अच्छा, अगर ले लिया तो निकाहनामे में लिखा हुआ है कि अगर उसने लिए हैं तो अगर वो हाजिर हो गए तो उनको बोलेगी रिटर्न करो, अगर नहीं हाजिर हुए तो कोर्ट से कहेगी कि आप नज़ारत में जमा कराएं। उस वक्त तक आपकी ये खुला कंफर्म नहीं होगी जब तक ये चीज़ें आप वापस नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ एक और भी मामला आता है, आपने भी बड़ा सुना होगा इस बारे में कि जब शादी होती है तो कुछ जेवर औरत, बड़ी सतही सी बातें लेकिन इन पे भी बड़े झगड़े होते हैं कि वो अपना जेवर लेकर आती है माँ के घर से, उसको माँ की तरफ से मिलता है कुछ जेवर, या जो है वो उसको उसके ससुराल की तरफ से या उसके शौहर की तरफ से मिलता है। ऐसे सिचुएशन में औरत क्या करे? उसको क्या राइट है कि वो वापस करती है, उसको अपने पास रखना चाहिए? क्या होता है इस मामले में? ये तमाम चीज़ों में, ये जो बेसिक जो आपका ये जो गोल्ड है, ये तमाम चीज़ें आपको गिफ्ट्स मिली हुई होती हैं।
देखें जो चीज़ें निकाहनामे के अंदर मेंशन है, हाँ, ठीक है, जो औरत को चीज़ें शोहर की तरफ से मिलती हैं वो उसको बरी आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। ठीक है। और जो लड़की को वालिदैन की तरफ से मिलते हैं जहेज़ का सामान उसको डावरी आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अगर शोहर के पास सामान मौजूद है तो वो रिटर्न ऑफ डावरी आर्टिकल का केस बीवी फाइल करेगी। अगर शोहर ने कोई चीज़ें दी हैं अपनी बीवी को या वो उसको वापस लेना चाहता है गिफ्ट की सूरत में या और जो चीज़ें दी हैं तो उसको बरी आर्टिकल की उसको सिविल सूट फाइल करना पड़ता है। जितनी मालियत का सामान होगा उसको कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी, वो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। औरत ने अगर सामान शोहर के पास पड़ा हुआ है तो वो रिटर्न ऑफ डावरी आर्टिकल का केस फाइल करेगी, वो फैमिली कोर्ट उसको दिलवाएगी, उस पर खाली 15 रुपए के टिकट लगते हैं। ओके राइट, तो ये प्रोसीजर होता है, वो जो सब करते हैं। अच्छा, अगर औरत ने उस मतलब खुला या तलाक के बाद अगर वो शादी कर लेती है और उसके साथ पहले हस्बैंड उसके बच्चे भी हैं तो फिर उसमें उसकी क्या हैसियत है, वो मेंटेनेंस का केस कैसे कर सकती है, वो क्या होगा उस सिचुएशन में? देखिए, अगर उसके औरत के पास बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, ठीक है, और माँ के पास हैं तो वो उनका बिल्कुल जो है ना मेंटेनेंस जो नानुफ का है जब तक बच्चे बड़े नहीं होते उनसे ले सकती है, जो ना बच्चे माँ के पास रहेंगे। इसी दौरान वो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उनको खर्चा दे। और अगर औरत दूसरी शादी कर लेती है तो एक ये नेगेटिव पॉइंट होता है शोहर के लिए कि भाई उसने अब दूसरी शादी कर ली है और दूसरे शोहर के पास चली गई है तो मेरे बच्चे जो है ना वहाँ पे उनकी वेलफेयर सही नहीं हो रही, ठीक है। तो वो गार्डियन कोर्ट के थ्रू जो है ना सेक्शन 25 गार्डियन वार्ड एक्ट का वो फैमिली केस फाइल करेगा। उसके ऊपर जो है ना कोर्ट उसकी इंटरिम मीटिंग भी कोर्ट में करवाएगी। फिर दोनों पार्टीज़ की एविडेंस रीड करने के बाद जो है ना फिर कोर्ट जो है ना जो बेहतर समझेगी कि बच्चों की वेलफेयर जो है ना बाप के पास बेहतर तरीके से हो सकती है या माँ के पास हो सकती है, क्योंकि माँ का एक हज़ानत का राइट्स होता है। माँ जो बच्चों को दूध पिलाती है, जब तक बच्चा बेटा 7 साल तक, बच्ची जो है ना 10 साल तक माँ के पास रहता है ओके। तो उसको फिर जो है ना वो वालदा उसको इस्तेमाल कर सकती है। फिर यह है कि बच्चों की मैं इसमें मुख्तसर आपको बताऊँ कि वेलफेयर को जो है ना बेहतर समझती है कोर्ट कि बच्चों की वेलफेयर किसके पास है। अगर बाप दौलतमंद है वो सही तरीके से उनकी कफालत कर सकता है, अच्छी तालीम दिलवा सकता है, और उसकी निस्बत जो है ना वालदा इतनी जो है ना पैसे वाली नहीं है, वो उनकी सही तरीके से तालीम तरबियत नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि मीटिंग का हक जो है ना कोर्ट नहीं, मीटिंग उसकी चलती रहेगी। अच्छा, मीटिंग करवाती रहेगी। बच्चों से पूछा जाता है कि वो किसके पास, क्योंकि अगर वो माँ के पास रहे हैं 7 साल या 10 साल तो डेफिनेटली उनका रुझान माँ की तरफ ही होगा। उसमें ऐसा होता है कि कुछ रीजंस होते हैं। अगर वालिद को बच्चे देती है कोर्ट को रीज़न, जैसे माँ ने दूसरी शादी कर ली, अब दूसरे शोहर से उसके बच्चे हो गए, पहले बच्चे भी उसी के पास हैं, वो बच्चे खुद नहीं रखती, अपने वालिदैन को उसने दिए हुए हैं और वो सही तरीके से उनकी कफालत नहीं कर रही है। और साथ साथ जब मीटिंग चल रही होती है ना तो कोर्ट के अंदर जब मीटिंग हो रही होती है तो बाकायदा जो अदालत होती है वो ऑब्जर्व कर रही होती है कि बच्चे कितना माँ के साथ अटैच हैं, कितनी बाप के साथ अटैच हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना कोर्ट की नज़र में होती हैं। उसके बाद जो है ना वो हालात वाक़यात को देख के, एविडेंस को देख के कोर्ट फिर फैसला करती है। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं माशाल्लाह, आपने कहा कि आपकी जो बड़ी बेटी है वो अब 2nd ईयर में 1st ईयर में, अच्छा, तो मतलब अब तो बाशऊर हो गए हैं, समझ आ गए, दुनिया देख ली है। जब वो बाप का ये रवैया देखते हैं, आपने कहा वो आते हैं, धमकियां देते हैं, मारपीट भी करते हैं, बच्चों का क्या कहना है अपने बाप के बारे में? वो जब आता है तो बच्चों की क्या, उनसे वो समझते हैं, उनको बात करते हैं उनसे? नहीं समझते। मतलब कि जब वीकेंड पे भी आते थे हफ्ता इतवार तो वो कहते थे हम ही अजाब आ गया है घर पे। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि बहुत बुरी तरीके से, मतलब उनके साथ सुतेला बाप भी शायद ऐसा ना करे जिस तरह से वो करते थे। अच्छा, तो क्यों, क्या था, क्यों मसला था? क्योंकि मसला तो औलाद से क्यों नफरत? क्योंकि वो जैसे उनके घर का माहौल था ना, हाँ। इसी तरह से उसने अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही माहौल रखा। क्या माहौल था घर का? उनके घर का भी ऐसे, उनके वालिद भी इसी तरह से अपने बच्चों के साथ पेश आते थे। अच्छा, इन्होंने अपने बाप से मारे खाई हैं और इनकी माँ के साथ भी ऐसा ही होता था, ऐसे ही तो होता उन्होंने था। फिर आगे उस चीज, ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं अब अपने बच्चों के साथ ये नहीं करूंगा, ये सोच होती है ना, मेरे साथ बुरा हुआ, मैंने जो सह लिया वो बहुत बुरा था, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं ज़हनी तौर पर बहुत अजियत में रहा, तो अब मैं अपने बच्चों को सुकून दूंगा, ये नहीं सोचा? नहीं, ये नहीं सोचा। जब आते थे तो मेरे बच्चे ना कमरे में चले जाते थे, जब तक वो नहीं जाते थे बाहर नहीं आते थे, क्योंकि वो एक दूसरे को, कोई बच्चे मस्ती भी शैतानी भी करते हैं तो वो कहते थे एक दूसरे के मुँह पे चांटे मारो आप, अल्लाह, इस तरह से करते थे। तो वो बच्चे मेरे ना ऐसे हो गए थे जैसे नफ्सियाती हो गए थे। अभी भी मैं अगर कह दूं कि आप पापा के पास जाना है, ये जिसकी मर्जी है, तो वो एकदम सहम जाते हैं, कहते हैं अम्मी बार बार नाम मत लिया करो, कहते हमें अब्दुल सत्तार ईदी में जमा करवा दो, आप भी नहीं रख सकती। तो मैंने बोला बच्चे मैं क्यों नहीं रख सकती आप लोगों की, आपके आगे ज़िंदगी है, ऐसा ना हो कि आप मेरी वजह। कहते नहीं, बड़ी बेटी तो मेरी बहुत ज़्यादा मुतरफ़र है, वो तो कहती है कि नाम भी अगर लो ना तो वो बस तड़प जाती है। तो आप देखें ना कि वही बाप जो बच्चों का आइडियल होता है, जो उनको उंगली पकड़ के पहला कदम लेना
जिनका हाथ पकड़कर, जिनके साए तले बच्चे प्रोटेक्शन फील करते हैं, जो अब्बा का सुपरमैन होता है, जब वो वही शक्ल इतनी वाहियात हो जाए तो फिर आप सोचें उन बच्चों की ज़हनियत क्या होगी। उनको हर देखने वाले मर्द में वो किस तरह का रूप देखते होंगे, वो लड़कियां आगे जाके कैसे सर्वाइव कर सकेंगी, वो अपनी आगे की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को कैसे शुरू कर सकेंगी। एक इंसान की गलती बहुत सारे सवालिया निशान पैदा कर देती है। औरतों के हुकूक़ के हवाले से भी हम मज़ीद बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम औरतों के हुकूक़ के हवाले से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो औरत है, जो पाकिस्तानी औरत है, उसके हुकूक़ क्या हैं। वैसे लेकिन भाई ये बात तो सच है, हम पाकिस्तान की बात करें, हम वेस्ट कंट्री की बात करते हैं, हमारे दीन ने तो औरत को बड़ा महफूज रखा, उसके बहुत सारे राइट्स दिए, लेकिन हम बदकिस्मती से हम दीन में भी उन चीज़ों को देख लेते हैं जो मेरे फ़ायदे में है, जो हमारे फ़ायदे में नहीं होती, हम उसको फिर कहीं और छुपा देते हैं। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी वहाँ पर भी जो है कहते हैं बड़े औरतों के हुकूक दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी औरतें जो है ना एट द एंड अगर आप देखें तो वो मर्दों के बहुत सारी इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं, सोसाइटी के प्रेशर्स का शिकार रहती है। तो औरत चाहे वेस्ट की हो, कहीं की भी हो, उसे प्रॉब्लम जो है वो अपनी ज़िंदगी में फेस करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ बेहतरी इसलिए आ जाती है क्योंकि उनको लॉ का पता है और कानून उनका साथ देता है, स्टेट उनको सपोर्ट करती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पे कानून बिल्कुल साथ नहीं देता है, यहाँ लोग बड़े परेशान हैं। अगर आप किसी इदारे में कोई कंप्लेन करने जाते हैं तो आपकी पहली बात यह है कि बात नहीं सुनी जाती, आपको इतने चक्कर लगाए जाते हैं कि आप दूसरे दिन खुद जाना छोड़ देते हैं, या आप नाम ही नहीं लेते, आप कहते हैं दफ़ा करें परेशान, जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक हम अपने इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक जो हमारे इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, जो हमारे जो इदारे बनाए गए हैं उनको अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब तक वो सख्ती नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके जो है मसले हल नहीं होंगे। हर जगह पे रिश्वत का असर है, हर जगह पे जो है ना वो रिश्वत अगर आप नहीं देंगे आपका काम नहीं होगा। यहाँ तक के लोग जो है ना 12-12 बजे जो है ना दफातर के अंदर आते हैं, लोग सुबह से ख्वार हो रहे होते हैं। जो है जब तक आप जिम्मेदारियों के साथ नहीं करेंगे, वक्त पे ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, उस वक्त तक जो है ना आप किसी का मसला नहीं हल कर सकते। आप किसी भी इदारे में जाएं, सरकारी इदारे में, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ वहाँ लोग मौजूद नहीं होंगे। लिटिगेंट बेचारे सुबह से बैठे होते हैं, गेटों में बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे। कल पता नहीं कब तक जो है ना वो आप इस तरह बर्दाश्त करते रहेंगे। फिर हम कहते हैं जी वो मैं समझता हूँ कि देखें ना जिस तरह की हमारे मुल्क के हालात थे, आज हम कहते हैं राहील शरीफ ने जो है ना अमन कायम कर दिया, बेशक इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह कराची के हालात थे, टारगेट किलिंग हो रही थी, दहशतगर्दी हमारे पूरे मुल्क के अंदर थी, तो क्या ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या उसको रोके? आज जो है ना आर्मी ने टारगेटेड ऑपरेशन करके पूरे मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दियों से सफाया किया है और आज लोग सुकून से रह रहे हैं। तो क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है ना, आर्मी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अब भी जो है ना हुकूमत को चाहिए कि अच्छे अच्छे स्टेप उठाए, आप खवातीन से मुताल्लिक कानून साजी करें, बच्चों से मुताल्लिक कानून साजी करें। अगर आपको क्या बात करें, आपने भी पे देखा ना लास्ट बिल का क्या हाल हुआ, असेंबली में लोगों ने कितना शोर मचाया। नहीं कर सकते, जो आपको बने हुए हैं उस पर तो इम्प्लीमेंट करवा दें जो ना। हाँ बिल्कुल, आप उस पर तो करवा दें कम से कम जो ना, आप हरासमेंट के बिल पे करवा दें, आप फैमिली कवानीन जो बने उसके ऊपर करवा दें जो ना, आप अदालतों की तादाद बढ़ा दें, अदालतों को फैसिलिटेट कर दें, आप यूनियन काउंसिल जो आपकी बनी हुई है वहाँ आपका जो स्टाफ है उनको वहाँ बिठा दें, कंप्लेंट सेंटर बना दें खवातीन के लिए। कहाँ कर रहे हैं जो ना, आपकी मिनिस्ट्रियाँ बनी हुई कागजों के हद तक मौजूद हैं। और हमारे यहाँ एक और भी मेरा एतराज़ है, आपको भी अगर मौका मिले तो आप इस पर बात ज़रूर कीजिएगा कि हमारे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ख़वातीन के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक ख़ास कोटा रखा जाता है। उनको ये नहीं कि वो भी कम्पीट कर सकें, अगर आप उनको कंपटीशन का मौका देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगी, क्योंकि वो बहुत एनर्जाइज हैं, वो बहुत बेहतर परफॉर्म करना चाहती हैं, लेकिन उनको मौका तो दें आप, तो वो आपको जो है वो बहुत बेहतर और बेस्ट परफॉर्मेंस इंशाल्लाह ज़रूर देंगी। मुझे भी आप ये बताइए कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों का, आपने बताया कि वो ज़हनी जो है वो इस वक्त डिप्रेशन में भी मुब्तला हैं, जब बाप आता है तो सारा प्रेशर है। अब आपने क्या सोचा है आगे, क्योंकि 7 बच्चों का मुस्तकबिल आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो शख्स आ जाए आपके सामने और आकर आपसे कहे कि मैं माजरत करता हूँ जो कुछ मैंने किया, मैं अब तुम लोगों के सरों पे हाथ रखूँगा, ऐसे खुशगुमानी कर लेते हैं, अगर अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह पलट सकता है, तो क्या करेंगे आप, माफ़ कर देंगे? यानी कि 2011 से अब अभी तक वो नहीं पलटा, ठीक है।
वो जो जाते हैं वो पलटने के लिए नहीं जाते। उसको बीवी भी मिल गई, उसको बच्चे भी मिल गए। हाँ। मुझे क्या दे के गया है? बच्चे दे के गया है, ना खर्चा ना कुछ भी नहीं, उल्टा धमकियाँ। हाँ। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ भी रहे हैं, मदरसा भी पढ़ रहे हैं और मैं अपने बच्चों से मुतमईन भी हूँ। मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ज़ाहिर है ये बेटियाँ हैं मेरी, ये जवान भी होंगी, इनकी शादी भी करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी 2011 से तो मैंने इतना यहाँ तक तो मैं आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बच्चों की तालीम के बारे में मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ें लिखें, वो अपना मुस्तकबिल समझें। जिस माशरे में हम रहते हैं इस तरह से सूफिया ना बने, सूफिया जैसे धक्के ना खाएं, वो अपना फ़ैसला खुद कर सकें, वो अपनी जंग खुद कर सकें। मेरी बड़ी उसके पापा चिमटा गर्म करके उसको लगाते थे। किस बात पे लगाते थे? कि वो जब हक की बात करती थी कि पापा मत करो इस तरह से, दिन में 100 दफ़ा तो वो तलाक की धमकी देते थे कि मैं तलाक दे दूंगा। मेरी बड़ी बेटी सहम जाती थी कि पापा मत, तलाक का नाम मत लेना पापा। घबरा जाती थी, चिमटा गर्म करके लगाते थे। या अल्लाह, मैं बीवी थी ना, मेरी हद तक ठीक है, मैं बीवी हूँ, वो जो चाहे वो कहते हैं कि हमें इख्तियार है, ठीक है आपको इख्तियार है, लेकिन ये कैसा इख्तियार है? नहीं, मैंने तो देखा है कि हमारे जो अल्लाह सलामत रखे, जिनके सरों पर उनके बाप का साया सलामत है, और रब मेरे बाप को गरी की रहमत करें और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। लेकिन अगर बाहर कोई पटाखा भी फटता है तो वो कानून के आगे हाथ रख देते हैं कि कोई ऐसी आवाज़ ना जाए जिससे मेरा बच्चा या मेरी औलाद सहम जाए। ये कौन सा बाप है जो अपनी औलाद के गर्म चिमटे भी लगाता है, जो अपनी औलाद को तकलीफ़ भी देता है, जो अपनी औलाद को धमका रहा है कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा? और आप सोचिए उन बच्चों का माइंडसेट क्या होगा। और कहते हैं एज अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि औलाद जो है वो बाप के लिए सदका जारिया का काम करती है, मवालदैन के लिए सदका जारिया होती है। जिसकी आपने तरबियत ऐसी की, जिसको आपने इतना खौफ में मुब्तला किया, कल को आपने मट्टी में मिल जाना है। तो ये बच्चे उस वक्त अल्लाह ना करे कि वो क्या कहेंगे कि अच्छा हुआ वो चला गया। ये अल्फाज आप सुनना चाहते हैं? इस दुनिया से चले जाने के बाद आपका नाम लेवा कौन मौजूद है? कौन सा ऐसा बच्चा है जो आपके लिए इसाले सवाब कर सकेगा? दुनिया का ना सोचे, कम से कम दूसरे जहां में जाके जो चीज़ यहाँ से मोहब्बत के तौर पर आपको इसाले सवाब की सूरत में मिलती है, आपने तो अपने लिए वो भी गवा दी, वो भी नहीं मिलेगी आपको। तो ये आप मुझे बताएं, ये जो तमाम लोग हैं, मुझे तो लगता है ये जहनी मरीज़ हैं, इनको समझ ही नहीं आता ये लोग क्या कर रहे हैं। यकीनन ये एक बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी अच्छी तालीम तरबियत करें। हाँ, ना कि मरना भी है कल को, ना कि आप जो है ना बच्चों को उसकी वालदा को तलाक देने के ताने दें, आप उनको चिमटे लगाएं। भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है उनका हाथ पकड़ के उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं, अच्छी से अच्छी तालीम दें, और वो औलाद कल को पढ़ के आपका नाम रोशन करेगी, कल को बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगी। जो ना आप अभी से जो ना उनको इतनी खौफजदा कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं या उनको टार्चर कर रहे हैं, तो ये यकीनन जो है ना ये एक बाप नहीं, मैं समझता हूँ सहारा भी छोड़ दें, अल्लाह खुद हिम्मत दे। लेकिन फिर भी एक जो है एक औलाद की एक होती है, एक ताकत होती है इंसान को। नहीं बिल्कुल होती है, लेकिन ये उसको समझना चाहिए ना। अब एक आदमी नहीं समझता है, एक अच्छे इदारे के अंदर आप नौकरी करते हो, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप 2-2 शादियां आप कर चुके हो, आपको बच्चों का लोग इसको नहीं कहते होंगे यार, क्या लोगों ने इसको समझाया होगा? जिसको खुद नहीं सोचता होगा कि जो है ना मैं इनके साथ नहीं, इनका हक नहीं दे रहा हूँ या इनके साथ नाजायज़ कर रहा हूँ, कल को मुझे अल्लाह को भी जवाब देना है, मुझे आखिरत में भी जाना है, और कल को यही औलाद जब बड़ी होगी मेरे लिए मुश्किलात पैदा करेंगी, या जो है ना मुझे पहचानेंगे नहीं, जो है ना मुझे बुरा भला कहेंगे, कल को देखें वो तो अच्छा बुरा वक्त अपना बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ। ठीक है, अगर उनके ऊपर सर पे हाथ रखेगा तो मे भी वो एक अच्छे शहरी बन सकते हैं, एक अच्छी तालीम तरबियत हासिल करके आगे माशरे में जो है ना एक उसका नाम रोशन कर सकते हैं, नाम पैदा कर सकते हैं। अगर वो इस तरह की उसकी सोच है तो मैं समझता हूँ कि काबिल अफसोस बात है। लेकिन यह है कि उसको राइट्स जो है इनके बच्चों के हैं वो जब तक बड़े नहीं होते वो इसको देने पड़ेंगे। और ये देखें आप, ये ना ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि औरतों को मारने वाला हाल वो बदकिस्मती से हम देखते रहते हैं, लेकिन औलाद के साथ भी जिस शख्स का रवैया इतना बुरा हो, तब सोचिए उसकी मैं उसको जहनी मरीज़ भी कहूँ तो मुझे लगता है कि ये उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा। वो जहनी मरीज़ भी नहीं है, उस पर अल्लाह की तरफ से जो है ना उसको हिदायत की ज़रूरत है। उसको जब आप दुआ मांगती है ना, तो ये भी दुआ मांगा करें कि रब उसको हिदायत दे, ताकि वो दुनिया में तो उसने अपनी बर्बादी की, वो आखिरत में जाके रब के आगे क्या मुंह वीकेंड पे आते थे, हफ्ता इतवार छुट्टी में बच्चों को मदरसे नहीं भेजती थी डर के मारे। क्यों? कि वो नहीं जाने देते थे। खुद एक दिन मेरी बेटी ने कहा अम्मी नहीं मैं जाऊंगी, मेरा आखिरी सिपारा है, मैंने को ख़त्म करना है आज कुरान पाक, मेरी आमीन है। वो चली गई तो पीछे ये अचानक से आ गए, मेरे मियाँ 11-12 बजे का टाइम था, ये आ गए तो इन्होंने घर में शोर शराबा वही जैसे प्रेशर डालना करना शुरू कर दिया। मेरी छोटी बेटी निमरा
वो भागती हुई गई मदरसे, मेरी बेटी मारिया को बुला के लाई कि पापा आ गए और इस तरह से अम्मी के साथ कर रहे हैं। वो जब आई है उसके पास कुरान शरीफ पकड़ा हुआ था, तो पहला सवाल उससे कहा कि तू कहाँ गई थी? उसने कहा पापा मैं मदरसे गई थी। मैंने मना नहीं किया था, कुरान शरीफ उठा के फेंक दिया उसने नीचे। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान शरीफ उठा के उन्होंने नीचे फेंक दिया। मैंने उठाया, मुझे कहते मैंने मना नहीं किया था मदरसे नहीं भेजोगी इसको सिवाय स्कूल की। मैंने कहा आप स्कूल भेजो, मैं मदरसे भेजो, क्योंकि मुझे कल मरना भी। किया उस आदमी ऐसा किया है। अल्लाह की नाराज़गी ऐसे लोग ऐसा किया है। अल्लाह की नाराज़गी भटके हुए लोग हैं, और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इंसान यही कह सकता है कि बच्ची कुरान की तालीम हासिल कर रही है और आप उसको मना कर रहे हो, अल्लाह की नाराज़गी कह सकते हैं। अभी भी वो चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वो मुश्किलातें पैदा कर रहे हैं। बेटियां तो बाप की लाडली होती हैं, कहते हैं ना बाबा की लाडली होती है बेटी। तो बेटी को अपनी गुड़िया और बाप को अपनी गुड़िया बड़ी प्यारी होती है। लेकिन ये कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह ने रहमत से नवाजा, जिनको रब ने बेटी की सूरत में नेमत से नवाजा, लेकिन वो रब की दी हुई इन नेमतों का, इन रहमतों का शुक्र क्या अदा करने के बजाय ये नाशुक्री करते हैं। कोई और भी आपकी बच्ची की तरफ या अपनी आपकी औलाद की तरफ हाथ उठाता है तो आपका दिल करता है कि आप उसका हाथ ही जिस्म से अलग कर दो। वो कौन सा हाथ होगा जो खुद चिमटा गरम करके अपनी बेटी को लगाता होगा? लेकिन भाई आपके भी बच्चे होंगे माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, 2 बेटे 1 बेटी है। हाँ। हमने तो बिल्कुल अपने बच्चों को फूल की तरह रखा हुआ है और हम उनकी बड़ी ख्याल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, और बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं ना। बिल्कुल। और ये अल्लाह ताला उसके दिल में बच्चों के लिए प्यार पैदा करे, हम यही कह सकते हैं, और इनके जो राइट्स इनको दे। और ये भी लोग भी दुआ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बच्चे नहीं पाल सकते तो आप बच्चे पैदा क्यों करते हैं? जब आप शादी करने की हिम्मत नहीं है, बीवी संभाल नहीं सकते तो आप शादी क्यों करते हैं? कल को जो है ना आपने शादी की, बच्चे पैदा करके बीवी को दे दिए, और वो बीवी बच्चे जो है धक्के दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और आपको बददुआएं दे रहे हैं, तो इन बददुआओं से बचने के लिए इससे बेहतर है आप शादी नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ मुझे एक और भी पॉइंट जानना है, मैं इस चीज़ को भी समझना चाहती हूँ कि ये तो वो हो गई ना कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ मुंतकिल हुई है। इन आपके जो हस्बैंड हैं उनके बाप ने उनके साथ ऐसा ही किया, फिर उन्होंने अपनी औलाद के साथ ऐसा किया। अब यहाँ पर वो कहते हैं ना कमज़ोर ज़िंदगी में लम्हे आते हैं जहाँ पर फ़ैसले बड़े ख़ास होते हैं। अब यहाँ आपका किरदार बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अब आपके बच्चे अपने बाप के उस किरदार को देख रहे हैं, और उन्होंने ये भी देखा कि उनका दादा किस तरह का सुलूक करता है। अब आप अपने बेटों की, अपने बच्चों की क्या तरबियत करती हैं कि अल्लाह ना करे वो वही सुलूक अपने आने वाली नस्ल के साथ ना करें? तो आप ये भी कोशिश करती हैं कि आप उनको जहन से निकाल सकें? मेरी दोस्तें मुझे कहती हैं ये बात, कहती है कि ऐसा ना हो कि ये भी अपने बाप की तरह हो जाए और आपको इसी तरह से जैसे उन्होंने किया, क्या पता आपको ऐसी उम्र में ये भी ऐसा ना करे। लेकिन मैं ऐसी चीज़ को नहीं सोचती, क्योंकि मुझे अल्लाह की ज़ात पे बहुत यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं और ना ऐसे जहन मैंने रखे, क्योंकि मैंने शुरू से लेके अब तक उनको यही समझाया है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं करना, कोई गलती नहीं करना। मैंने अपने माहौल में डाला है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने बच्चों पे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे हैं 3, उनके घर पे भी आखिर किसी की बेटी आएगी, तो मैं ऐसा माहौल ही नहीं बनाना चाहती कि जहाँ से कहानी शुरू हुई है वहाँ से फिर दोबारा शुरू हो जाए। इस कहानी को ख़त्म कर दे, यहाँ पर इसका दी एंड हो जाना चाहिए। और मैं दुआ देती हूँ आपको, अल्लाह आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आपकी बेटियों को अच्छे घरों में भेजे, आप अपनी औलाद का सुख देखें, खुशी देखें। और औलाद जब बड़ी होती है तो फिर माँ के लिए तो और फ़ख्र बन जाती है, बल्कि बाप के लिए भी, कि अब ये हमारी सपोर्ट करेगी, हमारा साथ देगी। लेकिन जिस शख्स ने अपने लिए खुद ही गलत फैसले किए हों, फिर उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? बच्चों की मेंटेनेंस किस उम्र तक बाप की जिम्मेदारी होती है? देखिए, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते। अच्छा, ठीक है। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते ये बाप की जिम्मेदारी उसको देना पड़ेगा। अच्छा, कोई सर्टेन एज की स्पेसिफिकेशन होती है? देखिए, जब तक मैंने कहा 12-14 साल की उम्र तक, 14 साल की उम्र तक तो बाप को देना पड़ेगा खर्चा। जब तक जो है ना वो तालीम तरबियत हासिल कर रहे हैं, बड़े नहीं होते, उस वक्त तक बाप को देना पड़ेगा। वो बाप की जिम्मेदारी होती है कि उसमें चाहे वो आया 1 शादी करे, 2 शादी करे, उसके कितना भी उससे कोई वास्ता नहीं है, उसके जब तक बच्चे बड़े नहीं होते ये बाप की जिम्मेदारी उसको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मुझे बताइए, इन्होंने कहा 2011 में केस करा था, अब क्या है 2016, सो 5 साल हो गए। 5 साल में इन्होंने कैसे गुजारा किया होगा, कैसे बच्चों को खिलाया होगा, ईद, खुशी, त्यौहार, रमज़ान, फिर ये भी सब छोड़ें, गर्मी, सर्दी, मौसम की तब्दीली की ज़रूरत, खुराक की ज़रूरत। 5 साल तो इलाज मुआलजा है, तालीम है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई लग्जरी नहीं है, ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं जो इंसानी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं।
तो इन्होंने तो 5 साल अदालतों में गुजार दिए, अब आगे पता नहीं कितने साल हैं, तो यहाँ हमारी औरत बेचारी तो रुल जाएगी इस तरह अगर वो अदालतों के चक्कर भी लगाएगी। देखिए वहाँ पे इंटीरियम मेंटेनेंस उस हाउस इनको मिलता रहा है। अच्छा। जब तक इनका केस चल रहा था उसके अंदर इंटीरियम मेंटेनेंस कोर्ट दिलवाती है। ओके। जो फाइनल जजमेंट जो आती है ना, फाइनल जजमेंट के अंदर जो है ना इनको खर्चा बिल्कुल कम ग्रांट किया गया है, उसके ऊपर हमने अपील फाइल की है। और यकीनन इसके अपने भाई भी सपोर्ट करते हैं, ये खुद भी जो है ना ये सिलाई कढ़ाई का काम करती है, इसके अपने फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं। यकीनन एक मतलब अच्छा वक्त इनके लिए नहीं गुजरा होगा, एक नॉर्मल हालात के अंदर उन्हें अपना गुजारा किया। इनकी बेटी जो है ना वो खुद भी पढ़ती है, काम भी करती है, और इसके जो बच्चे हैं इन्हें संभाला जो ना, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। लेकिन ये है कि इनके जो भी पास्ट मेंटेनेंस बनता है या अभी जो फ्यूचर का बनता है वो इनको हम दिलवाएंगे, जो इनका राइट बनता है वो इनको मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन ये है कि बात एक इस घर की नहीं है, ये हर घर का मसला है। हर घर, हर दूसरी खातून जो है ना परेशान है, हर दूसरी खातून अपने शोहर की शिकायत लेके आ रहा है। इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल निकालना है हमने। जहाँ हल क्या है वैसे? इसका हल ये है कि आप जो केसेस हैं उनको जल्द से जल्द फैसला करें। हाँ। और उनको फौरी तौर पे जो है दोनों पार्टीज़ को बुला के उसको फौरी तौर पे खर्चा वर्चा बांधे जो जायज़ हैं, वक्त के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, हालात के हिसाब से जो ना। और साथ साथ ये है ना कि इस तरह जो एक लेंथी प्रोसेस है ना कोर्टों का जो ना, इसको शार्ट होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मुझे ये भी बताएं, यहाँ पर आपने बड़े ऐसे केसेस देखे होंगे कि हम जब अपने बेटों की तरबियत कर रहे होते हैं, यहाँ फिर माँ की बात आ गई, हम बेटे को ये तो सिखाते हैं कि तुम लड़के हो, तुम मर्द हो, तुमने रोना नहीं है, लेकिन हम उसको ये नहीं सिखाते कि तुमने बेजा किसी पर जुल्म भी नहीं करना, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। हम ये क्यों नहीं उसको सिखाते? हम ये क्यों बताते हैं कि नहीं तुम बहुत स्ट्रांग हो? डेफिनेटली वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो आप अपने बच्चे की तरबियत में दें, ताकि वो जाकर जिस तरह अपने घर में माँ बहन की इज़्ज़त करता है, इसी तरह वो किसी दूसरे आने वाले की भी को भी इज़्ज़त दे, उसको भी तकरीम दे, उसको भी ताज़ीम दे। क्योंकि हर शख्स को, चाहे वो मर्द हो औरत हो, उसे जीने का हक़ है और यहाँ स्टेट की भी जिम्मेदारी बनती है। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप आते हैं, इतना हमें अवेयर करके जाते हैं और होपफुली हम उस पर अमल दरामद भी कर सकें। बहन आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं के साथ आपको रुखसत करेंगे कि आपके मसाइल जल्द हल हों और अपने बच्चों के साथ अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। लेकिन हाँ, जो जुल्म करे उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आपका हक़ है, इस हक़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो लोग अपने हक़ का इस्तेमाल नहीं करते, जो जुल्म सहते रहते हैं, ये भी अपने साथ की हुई एक ज़्यादती है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और बेहतर टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम पाकिस्तान।